हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होता है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कैप्लर्स लॉ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये चैप्टर देखो, अभी तुम्हारे पेपर्स आने वाले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर को हमने प्रॉपर तरीके से बनाया, तुम्हारे वाला पेपर में तुम अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, दैट्स फॉर श्योर। और जो मैं टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा ना, वो तुम्हारे पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स हमारा इज अ क्वांटिटी पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। अ फोर्स इज अ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। मतलब फोर्स क्या है? फोर्स हमारा पुश एंड पुल होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये हमें पता ही है ना। तो हम कहते हैं फोर्स हमारा एक नेसेसरी क्वांटिटी है हमें बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कोई बॉडी है, सपोज ये मैंने पेन रखा हुआ है, ये अभी रेस्ट पे है, तो इसको मूव करने के लिए आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स, तभी तो ये मूव करेगा। सो वही बोले, फोर्स इज वेरी नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी। तो अब हम एक बात पढ़ते हैं कि हमने स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट। मतलब सपोज यहाँ से मैंने स्टोन, ये तो रबर बोलते हैं, रबर हमने ड्रॉप करी, ओ वाओ, नीचे गिर गई। तो द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द स्टोन एंड पुल्स इट डाउन। सपोज मैंने बोला कि मैंने पेन को ऊपर उछाला, ये नीचे गिर गया, तो हमने बोला जो नीचे गिरा, ये वाई नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा? बिकॉज हमारे अर्थ ने एक फोर्स लगा, जैसे नोन है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए नीचे आके गिरा। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। मतलब जिस फोर्स से इस, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, सपोज रबर को नीचे गिराया, जिस फोर्स से नीचे आके गिरा, जो अर्थ की ने फोर्स लगाया, उसको बोला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आके गिरा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो हम फेंकते हैं वो वापस आके नीचे गिरता है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर और एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे बोला कि मैंने सब एक स्टोन है, ये स्टोन वन मतलब स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है, दोनों हमने ग्राउंड पे रखे देखे। सपोज ये पेन और पेन यहाँ पे है ना। तो अब देखो, ये भी आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बट ये इतने स्मॉल मासेस हमें फोर्स दिख नहीं रहा। ओके, अब यही मैं एक एग्जांपल बोलूँ, मैंने पेन ऊपर से थ्रो किया, अभी नीचे गिरा, तो ये अर्थ का जो मास है इट्स वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये नीचे आके गिरा। जब मास का प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा होगा तो हमें फोर्स दिख जाएगा हमारा, ठीक है। जब एक का मास या दोनों का मास बहुत ज्यादा होगा, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स दिख जाएगा। तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। सो ये पढ़ते हैं हम न्यूटन लॉ से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे डिफाइन होता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं आपस में, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये भी आपस में ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, बट ये बहुत स्मॉल है बिकॉज उनका मासेस बहुत कम है। पर ये यदि मैं पेन को हाइट से गिरा हूँ, मतलब नीचे आके, जो पेन फ्लो हो जाएगा, इसको आगे नीचे गिराया, ओ माय गॉड, नीचे गिरा, तो अर्थ का जो मास है बहुत ज्यादा हाई है, दैट्स वाई इनका जो रिजल्ट आया हमारा बहुत ज्यादा लार्ज आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे स्टोन वन और स्टोन टू थे, इनका मास बहुत कम था आपस में, तो इन्होंने जो फोर्स लगाया हमें वो बहुत नेग्लिजिबल सा लगा। बट ये मैं एक स्टोन को गिराऊं एक बिल्डिंग से ड्रॉप करूं, तो नीचे आके धड़ाम से गिरेगा, बिकॉज इधर इस केस में क्या, जो अर्थ का मास है, दूसरा हमने अर्थ का मास ले लिया, अर्थ के आगे गिर रहा है वो, तो वो बहुत लार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हमें लार्ज दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट अप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस, देन वी विल टेल यू कि इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू लिसन इट केयरफुली। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो ये भी न्यूटन ने दिया था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने बोला जो भी हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारा उनके मासेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेडियस जो उनके बीच डिस्टेंस है, जो मैंने आर बोला है, इसको इसका डिस्टेंस है मतलब उनके बीच में, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा अभी जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक जैसे एग्जांपल लिया, जैसे अभी दोनों स्टोन को हमने लिया आपस में, तो मतलब इनका मासेस का प्रोडक्ट बहुत कम था, इसलिए हमें दिखा नहीं वो फोर्स। पर यही हमने ये लिया और इतना बड़ा मास लिया, उस केस में फोर्स ज्यादा आया, बिकॉज इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस से, ये मैंने मास ले लिया स्टोन का, ये मास ले लिया मैंने अर्थ का, तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट्स सी टू इट।
फोर्स बिटवीन, अब देखो हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो हम बोल कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses, मतलब उनके मास से प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। m1 मास ऑफ बॉडी 1 है, मतलब ए बॉडी का फ्लाई यहाँ देखे तो, और m2 इज मास ऑफ बॉडी 2। हमने ए और बी लिए हैं, बॉडी उनके मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिव लिए, और डिस्टेंस क्या है उनके बीच में r का, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फोर्स बिटवीन two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them, मतलब हमने बोला कि वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और हमारा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इक्वेशन 2 नाम दिया, तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारा क्या आ गया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों कंबाइन कर दिया तो ऊपर तो जाएगा m1 इंटू m2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा r स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब देखो जो प्रोपोर्शनल है किससे था, g से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो हमारा g आया इसको हमने बोला कांस्टेंट है, इसको नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब देखो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला, बिकॉज ये हमारे तो सब बॉडी, चाहे बॉडी किसी शेप की हो, चाहे बॉडी किसी भी साइज की हो, उस सबके लिए एप्लीकेबल था हमारे ये। और हर प्लेस पे, मतलब ऑल प्लेस इन द यूनिवर्स, सभी यूनिवर्स के हर प्लेस पे ये हमारी वैल्यू सेम रहती है, फिर सेम लॉ रहता है। और ये एट ऑल टाइम, चाहे टुडे हो, येस्टरडे हो, टुमारो हो, कभी भी हो, या टुडे कुछ भी हो, मतलब ये हमारी वैल्यू वही रहेगी, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। हमारी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सब चीज़ के लिए होल्ड गुड करता है, जैसे वो किसी भी बॉडी का शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी प्लेस में, चाहे यूएसए हो, चाहे हम इंग्लैंड हो, चाहे हम इंडिया हो, हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहेगी। एंड यूनिवर्स कहीं पे भी हो, मतलब चाहे आज की बात करें, चाहे कल की बात करें, मतलब एट ऑल टाइम्स, चाहे आज की, कल की, परसों, कब की बात करें, हर चीज़ के लिए वैल्यू हमारी गुड करेगी, मतलब होल्ड करेगी गुड, है ना। द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांसेप्ट, जी के जो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हमारा, जस्ट एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। इफ m1 इक्वल टू m2 मैं 1 यूनिट बोल दूं एंड रेडियस बोल दूं मैं 1 यूनिट, ठीक है, तो हमारे केस में f क्या हो जाएगा, g इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू g। तो क्या आ गया हमारे पास, f इक्वल टू g आ गया। अब देखो भाई डिफाइन किया हमने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। मतलब हमने बोला कि ग्रेविटेशन जो हमारा g है वो इक्वल टू फोर्स होगा, कब होगा, जब हमारे मासेस क्या हो जाए 1 हो जाए और रेडियस क्या हो जाए 1 यूनिट हो जाए। तो हम डायरेक्ट जिस सारी वैल्यू हमारी 1 हो गई तो f इक्वल टू g आ गया। तो ऐसे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुम्हारे पेपर में जरूर पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम डैम श्योर ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। गट फीलिंग भी है कि मतलब हमारा यूनिवर्सल लॉ उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर जगह सेम रहता है, हर प्लेनेट पे सेम रहता है, हर मतलब कहीं पे भी यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा। एंड देन कहीं भी आज कल पर तो हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है ना। अब देखो यूनिट्स ऑफ जी क्या होती है हमारे पास। अब देखो यूनिट्स क्या होता है हमारे पास, की वैल्यू क्या होगी। देखो अब जैसे हमने बोला कि हमारा एफ क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 हमारा जी आ गया, है ना। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, बचपन से पढ़ रहे हो गाइस। मास की क्या होती है, बचपन से तो नहीं कहूँगा, मतलब ये तुम्हें काफ़ी इसके बारे में नॉलेज होगी। न्यूटन तो होती है फोर्स, मतलब न्यूटन वही लगा लो, वो पेड़ से गिरा था, हाँ सॉरी ग्रेविटी क्या है वही, वो पेड़ के नीचे बैठा था हमारा न्यूटन, उसके ऊपर आकर सेब गिर गया, उसने कहा वाह ऊपर क्यों गिरा मेरे, तो उसने सब कुछ बना दिया ना। तो मास की यूनिट क्या होती है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू kg, इसकी यूनिट हो गई हमारे पास। एंड डिस्टेंस यूनिट हमें पता ही है, मीटर हो गई, है ना। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, g इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, बिकॉज 2 रेडियस है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू kg स्क्वायर, तो g क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकते हैं इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। बाकी जी की वैल्यू निकल के कितने आते हैं हमारे पास, जी की वैल्यू हमारी पूरे हर जगह सेम रहेगी, दैट विल कम आउट टू बी 6.673 इंटू 10 की पावर -11, फिर सेम लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। कोई डाउट, आई थिंक वेरी वेरी सिंपल।
तो हम बोलेंगे जो वैल्यू ऑफ जीएस की थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहेगी, थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहेगी। और किसने डिटरमाइन की थी? नेम वॉज सर हेनरी, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन देखना, कैवेंडिश। आई थिंक मैं ठीक हूँ, बाकी बात तुम देख लेना। कैवेंडिश, ठीक है, सर हेनरी कैवेंडिश ने इसको लैबोरेटरी में कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अप वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ हमारे पास जो हमारा जी आया है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्या होती हैं, वही देखो हमने जो पढ़ा है वही लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, उन्होंने जो हमारे क्या बोलते हैं, हमने ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किया, वो नीचे गिरा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब उनको आपस में टच नहीं करना पड़ा हमें, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं इसको हम फिर। Next up we have gravitational force between two bodies varies inversely to the square of the distance between them, hence gravitational force is an inverse square law। देखो inverse square law वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली चीज। inverse square law मतलब क्या है? रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के स्क्वायर तो हो गया इनवर्स, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर हो गया मतलब देखो स्क्वायर है वो। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं हम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल बॉडीज होगा वो लो होगा, मतलब यहाँ पे लो होगा, एंड बिटवीन लार्ज बॉडीज होगा वो हमारा क्या होगा? वेरी लार्ज। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे हम बोलते हैं अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, इनके बीच में क्या होगा? बहुत ज़्यादा, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मासेस हैं, उनके बीच में वैल्यू ज़्यादा होगी। वेरी इजी, वेरी बेसिक। और हमारे एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। सपोज हमारा मास 1 है, यहाँ पे इसने फोर्स लगाया F1 इधर, और ये हमारा बॉडी 2 इसने लगाया फोर्स F2 इधर, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे जो हमारा F1 होगा वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 होगा, इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं ना, वही से वही वाला पार्ट। अब देखो उसका इंपॉर्टेंस क्या है यार, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? देखो वही जो हम अर्थ से मतलब चिपके हुए हैं, अर्थ के हम जो ऊपर खड़े हैं, लिव कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो हमारा मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सोलर सिस्टम है, वो भी सिर्फ इसकी वजह से है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द अर्थ, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट्स हमारे पास, सैटेलाइट्स वगैरह, जैसे अर्थ हमारी सपोज ये है, ठीक है, ये अर्थ है हमारे, ये इसके अराउंड मून घूम रहा है, ठीक है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सारे आर्टिफिशियल्स हैं। हमारे इंडिया की पहले कौन सी थी? आर्यभट्टा, याद रखना। बाकी इसरो है ना, कुछ हिडन नॉलेज, इंडियन स्पेस रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। जो हमारा मून है, हमने क्या बोला, जो मून हमारा इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वो हमारा इक्वेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो अंदर की तरफ लग रहा है, दैट विल इक्वेटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारे पास? mv स्क्वायर बाय आर, तो इसको ये इक्वेट कर रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मतलब कैसे इसको हम यूज करते हैं। बाकी इसको तो यहीं तक ही रहने दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हमारा इक्वेट करता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करता है जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इससे पॉइंट समझ आ सकता है। और प्लैनेट सेम है, प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, है ना, वो भी सेम इसके ऊपर रीजन डेविएट करता है। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो हमारा इक्वेट कर रहा है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड अर्थ। देखो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो एक बार, सपोज हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ना, हमारे यहाँ पे क्या है? मून है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट A है। तो इस टाइम पे हमारा जो B पॉइंट है उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी? हाई टाइड बनेगी, है ना। और जो A पॉइंट से दूर है तो यहाँ पे हमारी लो टाइड बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, तो मैं आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इजी। देखो अर्थ हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा मून यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ना, तो मून जो वाला पॉइंट है ये ज़्यादा क्लोज है, तो हमें ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी। वो डिस्टेंस का वही सेम आर स्क्वायर नीचे आता है हमारे पास फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या हमारे पास? हाई टाइड होगी, और इस पॉइंट पे क्या होगा? लो टाइड होगी। वेरी इजी, वेरी बेसिक। नेक्स्ट अब वी हैव कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ ने हमें 3 लॉ बनाए थे, दैट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। इससे तुम्हारा एमसीक्यू पक्का पूछ सकते हैं, डू लिसन इट टू केयरफुली। सो नेक्स्ट अब वी हैव लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। Each planet move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of their foci of the orbit। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा पाथ लेते हैं इलिप्टिकल, काफी बंदे सर्कुलर बोलते हैं, तो याद रखना इलिप्टिकल सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल के 2 फोकस होते हैं। देखो फोकाई जो मैंने बोला है इसके 2 फोकस हैं, इसका मेन वैसे इसका प्लूरल क्या है? फोकस। तो हमारे क्या बोलते हैं? 2 फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे सन रहेगा, बाकी प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे इसके अराउंड। देखो इलिप्टिकल क्या होता है, ऐसे लगा लो कि इलिप्टिकल सेम वैसे सर्कल जैसा ही होता है, बट इसके 2 फोकस होते हैं। मैथमेटिकल तुम पढ़ोगे क्लास 11th में, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेट्स इसको इतना याद कर लेते हैं, इलिप्टिकल पाथ लेता है, इसके 2 फोकस होते हैं, है ना। अब देखो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वेप्स आउट
इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सन यहाँ पे वही सेम एक फोकस पे हमारा सन है, तो यदि ए से बी जितना टाइम लगा उसको मूव करने में, ए टू जैसे बोलूँ मैं ए टू बी उसने टी सेकंड में करा, तो वही सेम सी टू डी कितना करेगा, वो टी सेकंड में ही करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जब बोलो ए टू बी गया वो टी टाइम में, तो सेम सी टू डी भी कितना जाएगा, वो इक्वल इंटरवल टी टाइम में जाएगा, तो उसका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, एंड ये याद रखना, एमसीक्यू से तुमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो बच्चे से क्या बताते हैं कि रेडियस है, वो रेडियस ही, बट ध्यान से देखना वो सेमी इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस। देखो हमारे इलिप्स ये होता है, दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस, ये इक्वल नहीं है आपस में। पर सर्कल में क्या होता है, हमारे पास सारे डायमीटर इक्वल होते हैं, ये इसका सेंटर होता है इलिप्स का, तो सेंटर से जो उसका मेजर एक्सिस का हाफ, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, यदि पूरा मेजर है तो सेमी मतलब होगा हाफ, उसके क्यूब के जो हमारा टाइम पीरियड को कंप्लीट रोटेट करने में हो रहा है, उसका स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर को सम कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा याद रखना एमसीक्यू के लिए पर्पस के लिए, जो हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो हमारे इस आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा रेडियस है। तो एक बार हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वैसे इनडायरेक्टली सेम ही है ये, है ना। देन वी टॉक अबाउट characteristics of gravitational force, then we talk about importance, why it is important, importance क्यों है gravitational force, then unit पढ़ी थी हमने g की, then we Kepler's law, है ना, Kepler के 3 लॉ थे हमारे पास, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स, t square proportional to r cube. So thank you, and at last I would like to say hashtag पढ़ाई पूरी। या तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम्हें कोई भी क्वेरीज है, डू मेंशन इन कमेंट सेशन। सो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पेज। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।